तो दोस्तों, और आज हम अपने जो सुब्रा सुब्रा रंजन मैडम की जो पोस्टल कोरेस्पॉन्डेंस की नोट्स है उसको पढ़ रहे थे। उसमें हम ये सेकंड वॉल्यूम है और इसमें हम आज ये फॉलोइंग टॉपिक अब आने वाले लेक्चरों में कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन टू मैकियावेली, मैकियावेलीज व्यू ऑन स्टेटक्राफ्ट, इंट्रोडक्शन टू हॉब्स, नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, concept of sovereignty, law and natural rights, introduction to लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर, रूसो के बारे में पढ़ेंगे, फिर जेएस मिल के बारे में पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकियावेली की जो टाइम पीरियड था वो 1469 से 1527 के बीच में रहा है। तो जो मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है वो क्यों डिनोट करता है? मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है वो एंड ऑफ मिडिवल एज डिनोट करता है और इसमें बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज और टाइम ऑफ रेनेसा। तो जो मैकियावेली का टाइम पीरियड है वहाँ उसमें मिडिवल एज ख़त्म होने वाला था, मिडिवल एज ख़त्म ही था और मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो रही थी, मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो रही थी, जिसे टाइम ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। मतलब ये लास्की का क्या कथन है? लास्की कहते हैं कि एवरी थिंकर है ना, हर जो है तो थिंकर जो हर थिंकर अपने टाइम का शिशु होता है। और आगे कहते हैं कि नो पॉलिटिकल आइडिया इज एवर इंटेलिजिबल सेव इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। मतलब कोई भी पॉलिटिकल आइडिया ऐसा हो ही नहीं सकता जिस पे उसके अपने समय की छाप ना हो। कोई भी पॉलिटिकल आइडिया होगा उस पर उसके समय की छाप जरूर होगी। फॉर एग्जांपल मैकियावेली के आइडियाज़ पे उनके समय की छाप थी। एंड ऑफ मिडिवल एज था और मॉडर्न एज था, बट मॉडर्न एज स्टार्टिंग में था तो उनके जो आइडियाज़ थे उस तरह से क्रिस्टलाइज हो रहे थे। तो ये है उनके इस कथन का अर्थ। चलिए पॉलिटिकल फिलासफी और पॉलिटिकल थॉट में थोड़ा सा अंतर हमने पहले पढ़ा था, इसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल जो फिलासफी होती है वो पॉलिटिकल थॉट बेस बनाती है और एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थॉट इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फिलासफी। और पॉलिटिकल थॉट में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो फिलासफी मात्र नहीं होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैकियावेली, तो मैकियावेली ने कोई पॉलिटिकल फिलासफी नहीं दी है। मतलब उन्होंने आइडिया, पर्पज, ओरिजिन और नेचर ऑफ स्टेट के बारे में कुछ ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया है ना। उनका मेन फोकस क्या था? उनका मेन फोकस था कि स्टेट को कैसे रन किया जाए, है ना। उनकी जो बुक थी वो फिलासफी नहीं थी, उनकी बुक फिलासफी नहीं थी बट एक स्टेट क्राफ्ट थी। मतलब कैसे स्टेट को रन किया जा सकता है, वो स्टेट से डील नहीं करते हैं। मतलब उनका जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज स्टेट, वो इस क्वेश्चन से डील नहीं करते हैं। उनका मेन मतलब जो एम्फेसिस था वो था कि स्टेट को रन कैसे किया जाए, हाउ टू रन द स्टेट। उनकी जो एक महत्वपूर्ण बुक थी उसका नाम था प्रिंस था और एक और महत्वपूर्ण बुक थी जिसका नाम डिस्कोर्स था। और मैकियावेली का सिग्निफिकेंस क्या है? मैकियावेली की जो बुक प्रिंस है वो स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई आज तक की सबसे महत्वपूर्ण बुक है। और मैकियावेली के ही जो आइडियाज़ में हम लोग जो है तो जो उन्होंने जो पॉलिटिकल थॉट है मैकियावेली की, उसमें हम नेशन स्टेट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पाते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें है। उनको मैकियावेली को यूरोपियन नेशनलिज्म का फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेट और चर्च को आपस में सेपरेट करने की बात कही। इसमें उनको पॉलिटिकल रियलिज्म का भी फादर कहा जाता है। अच्छा, रियलिस्ट कौन होते हैं? रियलिस्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए पॉलिटिक्स इथिक्स नहीं होती है ना। पॉलिटिक्स उनके लिए एक स्ट्रगल फॉर पावर होती है। तो जैसे ग्रीक थिंकर्स थे तो उन्होंने जो है पॉलिटिक्स और इथिक्स को इक्वेट करके देखा था। पॉलिटिक्स और इथिक्स में कोई अंतर नहीं। लेकिन जो रियलिस्ट हैं उनके लिए पॉलिटिक्स स्ट्रगल फॉर पावर है और उनके लिए पॉलिटिक्स इथिक्स नहीं। हम तो जो एक्शन हम पॉलिटिक्स में लेते हैं दे नॉट नेसेसरली भी इथिकल। मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो इथिकल ही हो। एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, इस स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, हर थिंकर जो है अपने समय का शिशु होता है, ये मैकियावेली को सबसे ज़्यादा सूट करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट क्रिटिसाइज थिंकर है। इतने ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया गया है कि उनको इविल से उनकी जो मतलब उनको जो इक्वेट किया गया, उनकी जो संज्ञा है इविल से की जाती है।
लेकिन उनको क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया है क्योंकि वो सत्य बताते हैं, वो सत्य की तरह देखते हैं और ट्रुथ बताते हैं, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया है ना। पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, आयरनी है कि हर व्यक्ति मैकियावेलियन है, हर व्यक्ति मैकियावेलियन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को मैकियावेलियन कहने से कतराता है ना। तो एवरीवन इज मैकियावेलियन बट नो वन डेयर टू एक्सेप्ट देमसेल्फ एज मैकियावेलियन। तो हर व्यक्ति पॉलिटिक्स में मैकियावेलियन है, मैकियावेलियन इन द सेंस कि रियलिस्ट है, रियलिस्ट है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप को मैकियावेलियन नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। क्योंकि मैकियावेली को, है ना, उसमें अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना कि वो एविल से उनकी संज्ञा दी जाती है, इसलिए वो अपने आप को, कोई भी अपने आप को मैकियावेलियन कहने से डरता है। मैकियावेलिनिज्म इन द पॉलिटिक्स, तो मैकियावेलिनिज्म क्या है? इन पॉलिटिक्स इन जस्टिफाई द मीन्स, गांधी वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ मैकियावेली। तो मैकियावेली का मानना था कि पॉलिटिक्स में जो हमारे एंड होते हैं, जो हम रिजल्ट अटेन करते हैं, वो कोई भी अगर हम मीन्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें, मतलब कोई भी लक्ष्य को अटेन करना है तो उस पर ये मायने नहीं रखता कि हम किस प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारे जो कृत्य होंगे वो तब तक जस्टिफाई होंगे जब तक कि अगर हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं। तो मैकियावेली को गांधी जी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। क्योंकि गांधी जो है वो एंड्स और मीन्स को साइनोनिमस देखते हैं, एंड्स और मीन्स। उनका क्या कहना है कि, है ना, अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमारे जो मतलब कृत्य होने चाहिए वो सैटानिक नहीं होने चाहिए, है ना। तो वो उन मतलब एंड मीन्स और एंड्स को साइनोनिमस रूप से देखते थे। उनके लिए मीन्स इतना इम्पोर्टेंट है और एंड भी इम्पोर्टेंट है गांधी जी के लिए। लेकिन मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली पॉलिटिक्स इन जस्टिफाई द मीन्स। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कार्ल मैहेम ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसमें एवरी थिंकर रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास। तो हर थिंकर होता है वो एक किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और मैकियावेली हैं वो बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो बुर्जुआ क्लास है एक फ्रेंच वर्ड है जो कि मिडिल क्लास के लिए यूज किया जाता है, और एक टाइम थी, और जो मैकियावेली का जो टाइम था उस समय कैपिटलिस्ट जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, इसलिए। फ्रॉम मैकियावेली टू जे.एस. मिल, स्कॉलर्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म। तो मैकियावेली से जो जे.एस. मिल तक के जो थिंकर हैं, इनके बारे में आने वाले समय में पढ़ेंगे, वो सब कैपिटलिस्ट स्कॉलर थे, स्कॉलर्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास थे, और उन्होंने कैपिटलिज्म को समझने की कोशिश की है। आफ्टर जे.एस. मिल हम मार्क्स को, ग्रामसी को पढ़ते हैं, जिसमें हम उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है। चलिए, तो इसमें नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो हाउ नेशन स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट का। तो नेशन स्टेट जो है तो कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्यों, मतलब कैसे है? एज अ टूल, नेशनलिज्म इज यूज एज अ टूल फॉर कैपिटलिस्ट क्लास। तो कैसे? नेशनलिज्म इज आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। तो नेशनलिज्म कैपिटलिज्म की एक आइडियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया। तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका फर्स्ट, जो कि एक्सट्रीम काइंड ऑफ नेशनलिज्म को वो इन्वोक करना चाहते हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है। तो ये कैपिटलिज्म की एक आइडियोलॉजी है। हिस्ट्री ऑफ यूरोप, यूरोप की हिस्ट्री को देखते हैं। तो वी डिवाइड हिस्ट्री ऑफ यूरोप इन 4 एज। तो हम यूरोप की जो हिस्ट्री को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एंशियंट एज, दूसरा है मिडिवल एज। मिडिवल एज 7th सेंचुरी के ऑनवर्ड चलता है, मतलब 7th सेंचुरी के बाद जो भी मतलब कालक्रम है वो मिडिवल एज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। मॉडर्न एज 7th सेंचुरी के बाद जो पीरियड होता है तो वो मॉडर्न एज के अंतर्गत आता है। पोस्ट मॉडर्न एज 1940 के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो टाइम पीरियड है, उसके लिए हम मॉडर्न एज को, मतलब उसको मॉडर्न एज कहा जाता है। टिल मिडिवल टाइम हिस्ट्री वाज मूविंग ऑन डिफरेंट ट्रैक। और जो
मिडिवल टाइम तक जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट टाइप पे मूव कर रही थी। कैसे? फ्रॉम मॉडर्न एज हिस्ट्री ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट हैज़ गॉट इंटरलिंक्ड बिकॉज मॉडर्न एज अस्योर्ड द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कोलोनिज्म। तो जो मिडिवल एज के पहले हिस्ट्री डिफरेंट टाइप में चल रही थी। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री वाज मेनली एसोसिएटेड विद ईस्ट, है ना, जो मतलब पूरा जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी ईस्ट सॉरी मतलब वेस्ट की फॉरेन पॉलिसी थी, यूरोप की फॉरेन पॉलिसी थी, या कि जो भी कुछ था कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में टिल मॉडर्न एज, टिल मिडिवल एज पूरी यूरोप की हिस्ट्री या कि ऐसा मतलब कुछ था। लेकिन मॉडर्न एज जब से स्टार्ट हुई तब से ईस्ट और वेस्ट की जो हिस्ट्री है वो इंटरलिंक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एज कैसा एज है? मॉडर्न एज एज ऑफ इम्पीरियलिज्म है और कॉलोनियलिज्म है। तो इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म से ये हुआ कि जो ईस्ट और वेस्ट आपस में इंटरलिंक्ड हो गए। भले ही रिलेशन एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेसर और ऑपरेस्ट का था, इंटरलिंक्ड तो हुए, तो इसलिए है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन आते हैं? यूएसए और वेस्टर्न यूरोप आता है। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ईस्ट यूरोप जैसे देश आते हैं। तो ये जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं इन्होंने कॉलोनिज्म को सहा है ना। पॉवर्टी ऑफ दिस कंट्री आल्सो लिंक्ड विद प्रॉस्पेरिटी ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। और जो इन देशों की जो जिसमें जो पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, वो ग्लोबल नॉर्थ की जो प्रॉस्पेरिटी है उससे भी लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ही, ग्लोबल नॉर्थ के लोगों ने ही ग्लोबल साउथ के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी जेबें भरी। तो इस कारण यहाँ जो पॉवर्टी है उसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये भी है कि ग्लोबल साउथ के देशों ने बहुत ज़्यादा कॉलोनिज्म से सफ़र किया। तो एंशियंट एज में क्या था? तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ ग्रीस। तो ग्रीस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ग्रीक के माध्यम से एंशियंट एज में ग्रीस के रेफरेंस में देखा जाता था। और इन टर्म्स ऑफ फिलासफी द एंशियंट एज इज नोन एज एज ऑफ रीजन। तो उसमें जो फिलासफी के टर्म में जो एंशियंट एज थी उसको एज ऑफ रीजन के तौर पे देखा जाता था। बिकॉज प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे थिंकरों ने उसमें रीजन पे ज़्यादा फोकस किया रदर देन स्पेकुलेशन, और मतलब बहुत सारी रिलीजन पे कम फोकस था। तो एज ऑफ रीजन था। ग्रीक फिलासफर रिप्रेजेंट हाउ ग्रीक फिलासफी रिप्रेजेंटेड टू कोर एलिमेंट्स। तो दो कोर एलिमेंट कौन कौन से थे? ह्यूमनिज्म और रेशनलिज्म। और इन्हीं दोनों के कारण जो ग्रीक एज है उसे एज ऑफ रीजन कहा जाता है। ह्यूमनिज्म क्या डिनोट करता है? तो ह्यूमनिज्म डिनोट मैन एंड नॉट गॉड इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो ह्यूमनिज्म क्या डिनोट करता है कि मैन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ना कि गॉड। प्रोटागोरस क्या कहते हैं? मैन इज मेजर ऑफ एवरीथिंग। तो मैन हर चीज़ का मेजर है। तो रेशनलिज्म का डिनोट करता है ग्रीक ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रीजन। तो ग्रीक्स जो थे उन्होंने अपने जो लाइफ की प्रॉब्लम को किस कैसे सॉल्व किया? तो उन्होंने रीजन को अप्लाई किया और उसके माध्यम से अपने जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल सोक्रेटिस डेवलप द मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स। तो सोक्रेटिस ने डायलेक्टिक्स के मेथड को अडॉप्ट किया, मतलब लॉजिकल रीजन। इसका मतलब डायलेक्टिक्स मतलब लॉजिकल रीजन। तो एंशिएंट ग्रीक थे, ये सिटी स्टेट था काइंड ऑफ, मतलब cities in the region called as Greece were independent self-sufficient entity। तो जो cities थी ग्रीक में उनको क्या कहा जाता था? cities in the region called as Greece were independent self-sufficient and तो जो cities थी वो मिला के एंशियंट सिटी स्टेट बनाती थी। और जो मतलब जो सिटीज़ थी सिटी स्टेट्स थे ग्रीस में, तो वो इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ सफिशिएंट थे, है ना। ये उनका कहने का उचित है। पीपल लिविंग हियर नॉट कंसीडर देमसेल्फ एज ग्रीक सिटीजन, दे कंसीडर देमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। तो जो यहाँ लोग रह रहे थे उन्होंने अपने आप को ग्रीक के सिटीजन के रूप में नहीं देखा, उन्होंने सिटीजन ऑफ ग्रीस और
सिटीजन ऑफ एथेंस और स्पार्टा के रूप में देखा। और एथेंस और स्पार्टा दो सिटी स्टेट थे। तो जो वहाँ के सिटीजन थे अपने आप को ग्रीक के सिटीजन नहीं मानते थे, ग्रीक के सिटीजन नहीं मानते थे, अपने आप को एथेंस और स्पार्टा के सिटीजन मानते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पोलिटिकल लाइफ। तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पोलिटिकल लाइफ थी, सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। लोगों के पास चॉइस थी, डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ पोलिटिकल लाइफ। नो सेंटर, ईच सिटी स्टेट वाज ऑटोनॉमस यूनिट्स और द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। तो सेंट्रलाइजेशन नहीं था, कोई एक सेंटर नहीं था जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी। हर सिटी स्टेट अपने आप में एक ऑटोनॉमस एंटिटी था और वो सेल्फ सफिशिएंट भी था। नो सेंट्रलाइजेशन, इट वाज आल्सो बिकॉज इट वाज द प्रिमिटिव सोसाइटी एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बट हार्डली डेवलप। और नो सेंट्रलाइजेशन इसलिए भी था क्योंकि एक मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, बहुत ही प्राचीन सोसाइटी थी, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो बहुत ही मतलब हार्डली डेवलप हो रहे थे, मतलब डेवलप ही नहीं थे, मतलब बहुत कम ही थे। तो इधर से उधर जो कम्युनिकेशन था और जो ट्रांसपोर्ट था वो हो नहीं सकता था, तो सेंट्रलाइजेशन करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता था। मिडिवल एज में क्या हुआ? तो मिडिवल एज को डार्क एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन जो है तो रिलीजन से रिप्लेस हो गया। तो डार्क एज कंसीडर एज डार्क एज बिकॉज रीजन वाज ओवर शेडोड बाई एज ऑफ रिलीजन। तो जो मिडिवल एज था उसमें रिलीजन का बोलबाला था और रीजन को बैक बर्नर पे रख दिया गया, ये था। एज ऑफ रीजन मीन्स कोलैप्स ऑफ रीजन। तो एज ऑफ रीजन क्या डिनोट करता है कि रीजन का कोलैप्स हो चुका है, प्लेस ऑफ रीजन टेकन बाय फेथ। तो जो जो रीजन का जो प्लेस था जहाँ पर रीजन डोमिनेट करता था वहाँ पर अब फेथ डोमिनेट करने लगा। कोलैप्स ऑफ ह्यूमनिज्म बिकॉज द सेंट्रलिटी ऑफ ह्यूमन रिप्लेस्ड बाय सेंट्रलिटी ऑफ गॉड। तो ह्यूमनिज्म का भी कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि अब सेंटर ऑफ अर्थ में कौन आ गया? गॉड आ गया और ह्यूमन को दरकिनार कर दिया गया। इन मिडिवल एज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन बिकेम ओवरवेलमिंग मीन्स देयर वाज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच वाज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। तो मिडिवल एज में जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लाइफ का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं था जहाँ पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस ही ना हो। तो एक बार और इसको समझते हैं। तो एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट था। सिटी स्टेट ये अरिस्टोटल के द्वारा फेवर्ड किया जाता है। बट जो है अरिस्टोटल है एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कहते हैं। इन सिटी स्टेट देयर वर एम्बिशियस किंग लाइक किंगशिप अलेक्जेंडर द ग्रेट वांट टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर। लेकिन सिटी स्टेट में कुछ महत्वपूर्ण एम्बिशियस किंग हुए हैं। फॉर एग्जांपल किंग फिलिप अलेक्जेंडर, जो पूरे विश्व में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। द एज ऑफ सिटी स्टेट वाज रिप्लेस्ड बाय एज ऑफ एम्पायर। तो जो एज ऑफ सिटी स्टेट था जहाँ पर हर सिटी एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करती थी, तो एम्पायर से उसको रिप्लेस कर दिया गया। सेंटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन शिफ्टेड फ्रॉम ग्रीस टू रोमन इटली। जो सेंटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, सेंटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो ग्रीस से शिफ्ट होकर रोम इटली में पहुंच गया। इंटायर यूरोप केम अंडर रोमन एम्पायर, और जो पूरा का पूरा यूरोप था वो रोम एम्पायर के अंतर्गत आने लगा। इस टाइम पे क्या हुआ? इन ईस्ट वी हैव सीन पेरिसियन एम्पायर। सेंट्रल एशिया में हम लोग पेरिसियन एम्पायर को देखते हैं और ऑटोमन एम्पायर तुर्की में था। तो पेरिसियन एम्पायर सेंट्रल एशिया में था और ऑटोमन एम्पायर तुर्की में था। एज ऑफ सिटी स्टेट रिप्लेस्ड बाय एम्पायर। तो एज ऑफ सिटी स्टेट एम्पायर से रिप्लेस हो गई। सिटी स्टेट वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वेयर एज एम्पायर वाज डाइवर्स एंड हेट्रोजेनस। तो जो सिटी स्टेट थे उन पे जो होमोजेनिटी थी, एक सिटी स्टेट में बहुत कम लोग रहते थे तो एक ही प्रकार के लोग रहते थे। लेकिन एम्पायर जब वास्ट हो गया, जब उसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा एक समय तो इंटायर यूरोप जो है रोमन एम्पायर के अंतर्गत आ गया, तो फिर डाइवर्सिटी आएगी और हेट्रोजेनिटी आएगी। तो ये एज एम्पायर बिकेम बिगर एंड बिगर इट बिकेम एसेंशियल टू अपॉइंट डिप्यूटीज। जैसे जैसे एम्पायर मतलब बड़ा होता गया तो यह जरूरी हो गया कि डिप्यूटीज को अपॉइंट किया जाए जो राजा के नीचे काम कर सकें। दिस लीड टू इमरजेंस ऑफ हायरार्की ऑफ रूलर्स नोन एज फ्यूडल लॉर्ड। तो इससे क्या हुआ कि एक
हायरार्की ऑफ रूलर्स हो गई। फॉर एग्जांपल एक किंग होता था, फिर उसके नीचे बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड आने लगे, तो एक हायरार्की ऑफ क्या बन गई, हायरार्की ऑफ रूलर्स स्टैब्लिश हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर था, तो एक एम्परर होता था, किंग, फॉर एग्जांपल किंग हो गया। हायरार्की ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स टिल विलेज, तो हायरार्की ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स थी कहाँ तक, विलेज तक लेवल तक। ग्रेडेड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक ग्रेडेशन आ गई। ग्रेड, ये ग्रेड ए का अधिकारी है और ये ग्रेड बी का अधिकारी है, तो ये ग्रेडेशन आ गया, हायरार्की आ गई। पॉलिटिकल अथॉरिटी बिकेम नॉमिनल, तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी सेंटर पे थी वो नॉमिनल हो गई। रोमन एम्परर कैन नॉट ओवरसाइट एट विलेज लेवल, अब क्यों नॉमिनल बन गई, क्योंकि जो रोमन एम्परर था वो गांव में जाके तो ओवरसाइट नहीं कर सकता है, देखो गांव की देखभाल तो नहीं कर सकता है, गांव में क्या हो रहा है वो तो उसका पता तो नहीं लगा सकता है, इसलिए The central authority of the emperor became weak because multiple center of authority came into existence। और जो किंग की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऑफ अथॉरिटी अब आ चुके थे। सो पॉलिटिकल अथॉरिटी इन यूरोप बिकेम फेडरलाइज्ड और प्यूरलिस्टिक, तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी यूरोप में थी अब इस समय आते आते वो फेडरलाइज्ड हो गई थी, मतलब और प्यूरलिस्टिक हो गई थी, मतलब वेरियस रूलर्स और उनके जो है तो सबॉर्डिनेट्स आ गए थे। हाउ चर्च गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, अब चर्च, अब इन सब में चर्च कैसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गई, तो एज रोमन एम्पायर बिकेम बिगर इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे जैसे ही रोमन एम्पायर बड़ा होता गया तो उसे दो भागों में विभक्त कर दिया गया। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न पार्ट क्या था, सेंटर ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर बिकेम कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल, तो जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का जो सेंटर था वो क्या क्या था, कॉन्स्टेंटिनोपल, जे अब इस्तांबुल कहा जाता है। और जो वेस्टर्न सेंटर था वो रोम था, तो वेस्टर्न सेंटर रोम था और ईस्टर्न सेंटर रोमन एम्पायर के ही दो भाग थे, इसमें से जो ईस्टर्न था वो कॉन्स्टेंटिनोपल से, ईस्टर्न जो पार्ट था उसको कॉन्स्टेंटिनोपल आज के इस्तांबुल से रूल किया जाता था, और जो वेस्टर्न सेंटर था रोमन एम्पायर, रोम था। चर्च केम इनटू पॉलिटिक्स फॉर टू रीजन, तो चर्च पॉलिटिक्स में दो रीजन से आया, कैसे किस लिए, टू सेटल सेसेशन स्ट्रगल, ताकि जो जैसे एक रूलर था उसके मर जाने के बाद जो उसके मतलब जो उत्तराधिकारी होते थे उनके बीच युद्ध होता था, कौन राजा बनेगा, तो उसको सेटल करने के लिए चर्च की महत्ता बढ़ गई। रिलीजन कुड प्रोवाइड सम सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी, और रिलीजन क्या होता है, एक यूनिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल पीपल ऑफ क्रिश्चियन पीपल, हिंदू पीपल, मुस्लिम पीपल, तो ये काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी या कि यूनिटी को मतलब प्रोवाइड करता है, इस कारण भी रिलीजन को यूज किया गया। अनदर रीजन फॉर इन्वॉल्विंग चर्च इन पॉलिटिक्स इज रिलीजन इटसेल्फ, तो चर्च को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण था, रिलीजन खुद रिलीजन था। कैसे, इन मिडल ईस्ट देयर वॉज बर्थ ऑफ अनदर रिलीजन इस्लाम, मिडिल ईस्ट टचेस द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड इस्लाम इज अ मिशनरी रिलीजन मीन्स एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर, तो जो चर्च को इन्वॉल्व करने का एक और महत्वपूर्ण जो रीजन था वो रिलीजन इटसेल्फ था, क्योंकि इन मिडिल ईस्ट में एक इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम जो धर्म है उसका जन्म हुआ, और जो मिडिल ईस्ट है वो ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री को टच करता है, और जो इस्लाम है वो एक मिशनरी रिलीजन है, मतलब वो अपने आप को हमेशा बढ़ाने की कोशिश में रहता है, मतलब कितने फॉलोवर्स हो जाएं, तो ये काइंड ऑफ मिशनरी रिलीजन है, तो इसलिए भी और चर्च का रोल बढ़ गया, ताकि रिलीजन को जो अपने जो समझ लो मिशनरी थे तो कन्वर्ट करवा रहे थे, तो उससे कन्वर्जन को रोकने के लिए भी रिलीजन का रोल थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा। टू मिशनरी रिलीजन्स केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, अब क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो भी एक मिशनरी रिलीजन है, तो दो मिशनरी रिलीजन थे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। और जो पोप्स थे जिन्हें बिशप्स भी कहा जाता था, वो न केवल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे बल्कि वो
वार में भी पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे क्या हुआ कि क्रूसेड्स हुए। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध स्टार्ट हो गया, मतलब रिलीजियस वार इनिशिएटेड बाय क्रिश्चियन अगेंस्ट एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन इस्लाम। तो ये एक धर्म युद्ध था किनके खिलाफ, जो मिशनरी रिलीजन एक और डेवलप हो गया था इस्लाम, जो कि एक्सपेंड कर रहा था, उसके खिलाफ एक रिलीजियस वार था क्रूसेड। इस्लाम कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल एंड इस्टेब्लिश ऑटोनोमन एम्पायर। तो इस्लाम जो रिलीजन था उसने क्या किया, उसके जो फॉलोअर्स थे या कि उसके जो धर्मावलंबी थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और ऑटोमन एम्पायर को स्थापित किया। एंड तुर्की कंसिडर हिमसेल्फ एज सक्सेसर ऑफ ऑटोनोमन एम्पायर, और तुर्की अपने आप को ऑटोमन एम्पायर का सक्सेसर समझता रहा। रिलीजियस वार आल्सो गॉट टू बी नोन एज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो रिलीजियस वार को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दिस फ्रेज कॉइंड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हंटिंगटन ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो इस जो फ्रेज है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इसको अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने कोल्ड वार के दौरान इस टर्म को कॉइन किया। और रिसेंट टाइम में सिविलाइजेशन एंड रिलीजन कैन बी बिकॉज एज इंटरचेंजेबली। तो प्रेजेंट टाइम में सिविलाइजेशन और रिलीजन को इंटरचेंजेबली देखा जा सकता है। तो सिंस एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, इन 1991 इंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, तो यूएसआर का पतन हो गया। फ्रॉम सेकंड वर्ल्ड वार टू इंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर, सेकंड वर्ल्ड वार से लेके यूएसआर के अंत तक क्या था, नोन एज कोल्ड वार। तो इसको कोल्ड वार के रूप में जाना जाता था। बैटल ऑफ आइडियोलॉजी, इसमें आइडियोलॉजीज की बैटल थी। तो किसके किसके बीच में ये कोल्ड वार था, तो यूएस जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और रसिया अष्टवाइल यूएसआर जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या होता है इन 1991 व्हेन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर वर हेल्ड, इट वाज थॉट दैट द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी वाज ended or division of the world ended and we are entering into less divided and more integrated and interconnected world, globalization। तो जब 1991 में यूएसआर का पतन हुआ, तो यह मतलब सोचा गया कि जो बैटल ऑफ आइडियोलॉजी है वो ख़त्म हो चुकी है, और जो वर्ल्ड का डिवीज़न था इन द नेम ऑफ आइडियोलॉजी वो ख़त्म हो चुकी है, और हम एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि कम डिवाइड होगा और ज़्यादा मतलब कम डिवाइड होगा और ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगा और इंटरकनेक्टेड होगा, जिसे ग्लोबलाइजेशन की नाम दिया गया। लेकिन आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वार देयर वाज अमेरिकन स्कॉलर नेम्ड फ्रांसिस फुकुयामा हु टॉक्ड अबाउट एंड ऑफ हिस्ट्री। तो अब कोल्ड वार के अंत में, कोल्ड वार के जो हो गया, जब कोल्ड वार का एंड हुआ उसके बाद एक अमेरिकन स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया, एंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री दिया है, मतलब एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और वार। तो जो एंड ऑफ हिस्ट्री है उसका मतलब है कि एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, वार बिटवीन कैपिटलिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय यूएसए एंड सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय यूएसआर ही खत्म हो चुका है, उनका ये मानना था। लेकिन अगेंस्ट फ्रांसिस फुकुयामा थेसिस एसपी हंटिंगटन सेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ कोल्ड वार विल बी रिप्लेस्ड बाय क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन जो फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री का जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया था कि अब सारी आइडियोलॉजी के बीच जो है तो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसको एसपी हंटिंगटन कहते हैं कि जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है कोल्ड वार में थी, जो आइडियोलॉजीज है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी था जो कोल्ड वार में, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से अब रिप्लेस कर दी जाएगी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन द सेंस की क्लैश बिटवीन वेरियस रिलीजन, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्लैश बिटवीन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, क्लैश क्रिश्चियन सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक। तो जो महत्वपूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लैश होने वाला है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच होने वाला।
चलिए, तो मिडिवल यूरोप के जो कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। तो सिटी स्टेट रोमन एम्पायर से रिप्लेस हो चुका था। सिटी स्टेट एक होमोजेनस था। एम्पायर क्या था? एक मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस का मतलब एरिया हुआ करता था, वहाँ पर वेरियस एथनिसिटी के और वेरियस रिलीजन के लोग रहते थे। और सिटी स्टेट जो है तो ऑटो होमोजेनस एरिया हुआ करता था। ग्रेजुअली इम्परर अथॉरिटी स्टार्टेड बिकमिंग वीक बिकॉज द हेरेडिटी ऑफ द लॉर्ड केम इनटू हायरार्की ऑफ लॉर्ड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एम्परर की जो है अथॉरिटी वो कमज़ोर होती गई। क्यों? क्योंकि हायरार्की ऑफ लॉर्ड्स का उदय हुआ। एंड इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चर्च इन द पॉलिटिक्स एंड इवन हायरार्की ऑफ प्रीस्ट इमर्ज। और क्या हुआ कि चर्च का जो इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में हो गई, तो जिससे हायरार्की ऑफ प्रीस्ट भी डेवलप हो गई। पॉलिटिकल सिनारियो इन मिडिवल एज। तो मिडिवल एज में पॉलिटिकल सिनारियो क्या था? तो देयर वाज कंप्लीट एनार्की एंड chaos बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर। तो मिडिवल एज में पूरी तरह से एनार्की थी, chaos था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पावर सेंटर थे, मल्टीपल सेंटर ऑफ अथॉरिटी और मल्टीपल लेवल्स ऑफ अथॉरिटी थी। टॉप में कौन था? मिडिवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज डिस्क्राइब थ्रू थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स। तो जो मिडिवल पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूरोप की, उसको थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट्स के मतलब से डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे? एम्परर था, एम्परर रिप्रेजेंटेड टेम्पररी अथॉरिटी। जो एम्परर था वो टेम्पररी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था, और जो पोप था वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था। और आल्सो लीड टू एक्सटेंसिव इंटरफेरेंस इन टेम्पोरल अथॉरिटी। टेम्पोरल अथॉरिटी, टेम्पोरल नॉट टेम्पररी। टेम्पररी और टेम्पोरल में अंतर होता है। टेम्पोरल मतलब अंडर इम्परर देयर वाज हायरार्की ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड। तो टेम्पोरल मतलब होता है कि जो एक एम्परर होगा उसके नीचे बहुत सारी हायरार्की ऑफ किंग और लॉर्ड होगी, बहुत सारे लॉर्ड्स, टोटल लॉर्ड्स होंगे और किंग्स होंगे, राइट। और इसमें जो पोप था वो इवन टेम्पोरल अथॉरिटी थी। जो हायरार्की ऑफ किंग्स और लॉर्ड थी उसमें भी ये इंटरफियर करने लगा था। अंडर पॉप देयर वाज हायरार्की ऑफ प्रीस्ट। और पोप के अंतर्गत क्या हुआ कि हायरार्की ऑफ प्रीस्ट बन गई। पोप टॉप में रहेंगे, उसके नीचे वेरियस प्रीस्ट रहेंगे अपनी अपनी अथॉरिटी को असर्ट करते हुए। चलिए दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानते हैं कि एंशिएंट ग्रीक और मिडिवल में क्या क्या था। तो जो एक एंशिएंट ग्रीस जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, और स्लेवरी एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम करता था। मिडिवल एज में भी नेचर ऑफ सोसाइटी तो एग्रेरियन सोसाइटी रहा, लेकिन मोर इवॉल्व सिस्टम डेवलप हुआ जिसे फ्यूडलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। फ्यूडलिज्म क्या है? तो फ्यूडल लॉर्ड्स वर गिवन लैंड एंड लैंड बिकेम मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे उनको ज़मीनें, लैंड दिया जाता था, और इस प्रकार लैंड एक प्रोडक्शन का मेजर सोर्स बनकर उभरा। फ्यूडल लॉर्ड के पास एक टेरिटरी हुआ करती थी जिसे कैसल्स के नाम से जाना जाता था। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स के फील्ड में काम करने वाले स्लेव थे उन्हें एक नए नाम से जाने लगा जिसे सर्फ कहते थे। सर्फ एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है फ्यूडलिज्म के? तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो बर्थ पर बेस्ड है। फ्यूडल लॉर्ड जो होते थे वो हेरिडिटी पे बेस्ड हुआ करते थे, और सर्फ जो हुआ करते थे वो सर्फ जो मतलब सर्फ की फैमिली में पैदा हुआ करते थे, और उनके पास अपना प्रोफेशन चेंज करने का कोई मतलब वो नहीं होता था, चॉइस नहीं होती थी। और इवन वो अपने सर्फ लॉर्ड को भी नहीं चेंज कर सकते थे, मतलब जो उनका फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था वो भी नहीं चेंज किया जा सकता। इस प्रकार फ्यूडल लॉर्ड भी हेरिडिटरी थे और सर्फ भी हेरिडिटरी थे। फ्यूडलिज्म में कोई फ्रीडम नहीं थी, है ना। ग्रेजुअली मिडिवल एज कमिंग टू एन एंड एंड मॉडर्न एज केम इनटू। धीरे धीरे क्या हुआ कि मिडिवल एज अपने समाप्ति की ओर बढ़ा और मॉडर्न एज का उदय हुआ। अब देखते हैं राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट।
मॉडर्न एज, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ मैकियावेली। तो कैसे मॉडर्न एज का जन्म हुआ और मैकियावेली की जो टाइम था उसके कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्यूडलिज्म था जो कि हायरार्की पिरियड था। लॉर्ड्स कौन होते थे? जो सन ऑफ लॉर्ड्स हुआ करते थे वही नेक्स्ट जनरेशन में लॉर्ड्स बन जाया करते थे। सर्फ जो सर्फ के जो बच्चे हुआ करते थे वो सर्फ बन जाया करते थे। काइंड ऑफ सर्फ सर्फ क्या था? एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर था। इसमें उन्हें मतलब मजबूर किया जाता था कि वे किसी एक पर्टिकुलर लॉर्ड के अंतर्गत काम करें और उन्हें अपना प्रोफेशन चेंज करने का कोई च्वाइस नहीं होती थी, चाहे कितना भी उनका ऑपरेशन या कि उनके कितने भी प्रताड़ित किया जाए, लेकिन उन्हें अपना जो है तो अपने लॉर्ड को या कि अपने फ्यूडल लॉर्ड को चेंज करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। और रोमन एम्पायर की हायरार्की क्या थी? तो इसमें सबसे पहले एम्परर था, फिर किंग हुआ करते थे, एम्परर फिर किंग, और फिर फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते थे? जिनके पास कैसल हुआ करता था और कैसल में जो सर्फ होते थे वो काम किया करते थे। पॉप भी इसमें एक पैरेलल अथॉरिटी हुआ करती थी जिसमें एक प्रीस्टों की या कि पुजारियों की एक हायरार्की हुआ करती थी। दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, जो कैसल्स हुआ करते थे जिस पे सर्फ काम किया करते थे उसके जो है तो मतलब उसमें उनके चारों तरफ कुछ टाउन्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए जो कि मर्चेंट के द्वारा डेवलप किए जा रहे थे। और मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? उन्हें टाउन्समैन कहा जाता था। मर्चेंट जो हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कैसल हुआ, इसके आसपास यहाँ वेरियस टाउन डेवलप हुए और जो मर्चेंट जो रहा करते थे उनके द्वारा, और मर्चेंट्स को टाउन्समैन कहा जाता था। और चूँकि सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था, ट्रेडिंग सिल्क की हो रही थी, तो जो मर्चेंट हैं वो भी, उनके पास भी पैसा आ गया, उनके पास भी वेल्थ आ गई। तो क्या हुआ कि लॉर्ड्स एंड किंग बिलोंग टू एलीट क्लास, अपर क्लास। तो जो लॉर्ड और किंग हुआ करते थे वो एलीट क्लास से, अपर क्लास से बिलोंग किया करते थे। मर्चेंट क्या हुए? मर्चेंट मिडिल क्लास को या कि बुर्जुआ क्लास को रिप्रेजेंट करने लगे ना। और आपको पता है, हमने पढ़ा है कि जो मतलब मिडिवल एज में जो मतलब ये जो मतलब शुरू शुरू में जो ये बुर्जुआ क्लास हुआ थी ये मिडिल एज में, तो मिडिल क्लास क्या थी? ये कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। और सर्फ जो है तो ये लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। और जो फ्रेंच वर्ड है मिडिल क्लास के लिए, उसे बुर्जुआ का मतलब उसका बुर्जुआ कहते हैं। और लेटर ऑन जो मिडिल क्लास है वो कैपिटलिस्ट क्लास के रूप में उभरती है। कैपिटलिज्म क्या था? मतलब प्रॉफिट बनाना। तो कैपिटलिज्म का क्या उद्देश्य होता है? प्रॉफिट बनाना। और अब देखते हैं कि कैपिटलिज्म का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन कहते हैं, लेनिन सजेस्ट दैट कैपिटलिज्म इमर्जेज इन द 3 स्टेज। तो लेनिन के अनुसार कैपिटलिज्म 3 स्टेज में डेवलप होता है। पहला होता है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है? प्रोक्योर चीप गुड्स फ्रॉम अदर प्लेस एंड मेक प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है मर्केंट कैपिटलिज्म में कि चीप गुड्स, चीप रॉ मटेरियल अदर कंट्रीज से मतलब अदर प्लेस से सिक्योर किए जाते हैं और फिर उसके माध्यम से प्रॉफिट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो यहाँ से चीप गुड्स ले जा करके उसे ऊंचे ऊंचे दामों में इंग्लैंड में बेचा जाता था। तो ये था मर्केंट कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म क्या होता है? तो अब यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपने गुड्स जो है तो प्रोड्यूस करने लगते हैं और उन्हें विदेशों में बेचने लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब भारत में कॉलोनिज्म हो गया था, जब भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गई थी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो भी प्रोडक्शन होता था तो उसका माल भारत में डंप किया जाता था सस्ते दामों पे। फिर तीसरा होता है फाइनेंस कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल को ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिंग द कैपिटल, है ना, जहाँ पर रॉ मटेरियल और लेबर चीप मात्रा में उपलब्ध होता है। काहे के लिए? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब तीसरे स्टेज में फाइनेंस कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कैपिटल को इन्वेस्ट करने लगते हैं रॉ मटेरियल और चीप लेबर में, है ना, ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेनिन जो है तो फाइनेंस कैपिटलिज्म को हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं और हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म भी कहते हैं फाइनेंस कैपिटलिज्म को। तो ये फाइनेंस कैपिटलिज्म
कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म की हाईएस्ट स्टेज। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इंडिया। हाँ, तो ब्रिटिश जो कैपिटलिस्ट थे वो अफ्रीका और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे। हाँ, और चूँकि वो अपना दे वांट प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, तो अपने इन्वेस्टर को अपने जो है तो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका प्रोटेक्शन चाहते थे। कैसे? तो उसको सिक्योर करने के लिए वो क्या करेंगे, वो पपेट गवर्नमेंट बिठाएंगे, है ना, जो कि उनके बिहाफ में काम करे या कि जो उनके इंटरेस्ट में काम करे, और या तो वो खुद को अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन कर सके। तो भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनी जो भारत बना था, तो उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जो कि काइंड ऑफ पपेट हुआ करते थे एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। और कुछ जैसे बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये ब्रिटेन के द्वारा, मतलब इंग्लैंड द्वारा खुद रूल किए जाते थे, मतलब उनके गवर्नर्स और गवर्नर जनरल के माध्यम से खुद ब्रिटेन उनको रूल करता था ताकि अपने इन्वेस्टमेंट की इच्छा की जा सके। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म इज एक्सपेंशनिस्ट बाय नेचर बिकॉज इट वाज ड्रिवन बाय प्रॉफिट। तो जो कैपिटलिज्म होता है वो एक्सपेंशनिस्ट होता है क्योंकि वह प्रॉफिट से, क्योंकि कैपिटलिज्म प्रॉफिट से डिराइव होता है, तो वो एक्सपेंशनिस्ट होता है। एक्सपेंशन क्योंकि प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो आपको अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे? जहाँ चीप लेबर होगा, रॉ मटेरियल जहाँ पर हो वहाँ। फॉर मोर प्रॉफिट नीड्स ऑफ लेसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो कैसे प्रोडक्शन कम होगा? चीप लेबर से और चीप रॉ मटेरियल से। अगर आपके पास चीप लेबर है और चीप रॉ मटेरियल, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगी। और दूसरा, प्रॉफिट के लिए क्या ज़रूरी है कि हमको एक बहुत मार्केट, मतलब बड़ी साइज़ की मार्केट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए बिगर मार्केट होना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। अब कैपिटलिज्म के लिए ये मतलब नेचुरल है, काइंड ऑफ नेचुरल है कि वो एक्सपेंड करे और जो है तो प्रॉफिट बनाए। और एक्सपेंशन का मतलब ही होता है प्रॉफिट बनाना, है ना। तो कैपिटलिज्म के लिए बहुत ही नेचुरल है कि वो एक्सपेंड करे, और एक्सपेंशन का मतलब है प्रॉफिट बनाना। तो जो सिक्योरिटी, अब कैपिटलिज्म को अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है और प्रॉफिट को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए इसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? स्टेट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या हुआ, अब स्टेट, अब वहाँ पर दो प्रकार के थे। तो प्रिंसली स्टेट मतलब या तो रूल्ड होंगे, दो प्रकार के यहाँ पर थे ना स्टेट्स, हमने पढ़े थे कि या तो खुद से रूल वाले होंगे डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली रूल्ड होंगे, है ना। तो ये था दो प्रकार के स्टेट स्टार्ट टू एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर एंड एक्सपेंशन फॉर एम्पायर इज कॉल्ड इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अब चूँकि सिक्योरिटी चाहिए प्रॉफिट के लिए, तो एक्सपेंशन शुरू हो गया। एक्सपेंशन, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन जो बड़े बड़े साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसे ही इम्पीरियलिज्म या कि साम्राज्यवाद या कि कॉलोनियलिज्म के नाम से जाना जाता है। अलॉन्ग विथ इम्पीरियलिज्म, तो इम्पीरियलिज्म के साथ साथ मिलिटरिज्म नीड्स सोल्जर्स टू फाइट एंड टू स्टैब्लिश एम्पायर। तो इम्पीरियलिज्म के लिए क्या ज़रूरी है कि अपने पास मिलिटरिज्म हो। मिलिटरिज्म माने कि आपके पास जो है सोल्जर्स होने चाहिए जो फाइट कर सकें और आपके एम्पायर्स को बढ़ा सकें। अब सोल्जर्स को क्या चाहिए? सोल्जर्स को चाहिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए। काहे के लिए? फाइट के लिए। तो फियर ऑफ लूज ऑफ लाइफ, ये उनका जो है तो मोटिवेशन हुआ करता था। मतलब अब सोल्जर्स को क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए फाइट के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास फियर है, कहेगा कि हमारी लाइफ चली जाएगी, तो उनके फिर मोटिवेशन देना पड़ेगा। तो मोटिवेशन के लिए क्या मोटिवेशन रहेगा? प्रॉफिट। आप जाएंगे आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा, तो ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो इसके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहले तो प्रॉफिट होगा, बहुत सारी आइडियोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। आइडियोलॉजी फॉर मोटिवेशन टू फाइट और टू रेडी टू लूज देयर लाइफ। तो उनके लिए मोटिवेशन चाहिए, आइडियोलॉजी चाहिए जिससे उनको मोटिवेशन मिलता रहे ताकि वो अपने ताकि वो मतलब फाइट करते रहें और अपनी लाइफ को
सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ बुर्जुआजी क्लास। तो इसके लिए पहली आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म। उसके बाद आता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म है, और अगर आपके पास एक्सट्रीम नेशनलिज्म होगा तो फिर आप फासिस्ट या नाजिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे। आइडियोलॉजी ऑफ रेस, आइडियोलॉजी ऑफ रेस की हमारी रेस सुपीरियर है ना, वी आर वॉर्न, जैसे वाइट मेंस बर्डन का जो कॉन्सेप्ट था, तो इसी से आता है कि हमारी रेस, हम वाइट रेस से हैं। तो ये थोड़ा सा आइडियोलॉजी है। रिलीजन भी है ना, जैसे अलकायदा और जो आईएसएस के जो मतलब है, वो अपनी रिलीजन के दम पे जो है तो अपने मोटिवेट करते हैं लोगों को। उसमें क्या रहता है, जन्नत मिलेगा या कि ना फतेह, मतलब अपने इस्लाम की पूरे विश्व में मतलब इस्टेब्लिश करना है, तो ये उनका मोटिवेशन रहता है। कैपिटलिज्म क्या है, एक्सपेंशनिस्ट। कैपिटलिज्म एक नेचर से कैसा होता है, एक्सपेंशनिस्ट होता है, और ये मटेरियलिस्टिक भी होता है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए आपको मिलिट्री तो चाहिए ना। और इसको इम्पीरियलिस्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि मिलिट्री के द्वारा ही अपने एम्पायर को खड़ा किया जा सकता है। टू सपोर्ट इम्पीरियलिज्म कैपिटलिस्ट इन्वेंटेड द आइडियोलॉजी। तो अपने इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, आइडिया ऑफ इम्पीरियलिज्म को सपोर्ट करने के लिए कैपिटलिस्ट ने क्या किया, एक आइडियोलॉजी जिसे नेशनलिज्म कहते हैं को इन्वेंट किया। तो 4 फिनोमेना ऑलवेज इंटरलिंक, तो 4 फिनोमेना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कौन कौन से, कैपिटलिज्म होगा तो आपको इम्पीरियलिज्म करना पड़ेगा। क्यों, कैपिटलिज्म का क्या अर्थ होता है, प्रॉफिट के लिए आपको इम्पीरियलिज्म करना ही पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली रूल करें या अपने गवर्नेंस के थ्रू रूल करवाएं, पपेट गवर्नमेंट बिठाएं। उसके लिए भी इम्पीरियलिज्म के लिए क्या चाहिए, मिलिट्री चाहिए, और मिलिट्री के मोटिवेशन के लिए नेशनलिज्म चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटलिस्ट वुड लाइक टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल, कैपिटलिस्ट अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए आतुर रहता है। तो इस्टेब्लिशिंग देयर फैक्ट्री, फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री, मतलब कैपिटल तो जो कि अपने मतलब कैपिटलिस्ट क्या रहता है, वो अपने इन्वेस्ट के मतलब कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर रहता है। कहाँ, तो कैसे मतलब इन्वेस्ट करेगा, तो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेगा। फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री इज देयर शुड बी पीपल टू वर्क इन फैक्ट्री। तो अगर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है तो पहली चीज़ क्या चाहिए कि हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उस फैक्ट्री पे काम कर सकें। तो मतलब इसका मतलब है कि कैपिटलिस्ट जो है तो बेसिकली क्या रिक्वायर कर रहे हैं, उनके पास सर्फ होने चाहिए, ऐसे व्यक्ति जो फैक्ट्रीज में काम कर सकें। अब चूंकि ड्यू टू हेरिडिटरी दे आर बाउंड टू वर्क अंडर द फ्यूडल लॉ। अब चूंकि सर्फ क्या है, अब कैपिटलिस्ट को सर्फ की ज़रूरत है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, लेकिन सर्फ जो है तो वो हेरिडिटरी है, तो वो अपने लॉर्ड्स के से बंधे हुए हैं, है ना, लॉर्ड्स के लिए वो काम कर रहे हैं, उनसे बंधे हुए हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड क्या है कि फ्यूडल लॉर्ड नॉट रिलीज देयर सर्फ टू वर्क इन फैक्ट्री, और फ्यूडल लॉर्ड अपने जो सर्फ हैं उनको नहीं रिलीज कर रहे हैं ताकि वो फैक्ट्री में काम कर सके। वो क्यों रिलीज करेंगे, बिकॉज दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द लेबर ऑफ द सर्फ, तो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो कैपिटलिस्ट हैव 2 प्रॉब्लम फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स। तो कैपिटलिस्ट फ्यूडल लॉर्ड से 2 प्रॉब्लम है उनको, कैपिटलिस्ट को फ्यूडल लॉर्ड से 2 प्रॉब्लम। कौन कौन से, एक तो सर्फ, चीप लेबर नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा लैंड। भैया फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो कहीं न किसी लैंड पे करोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो किसी न किसी लैंड फैक्ट्री पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो दोनों चीज़ नहीं मिल पा रही। लैंड सिंगल अथॉरिटी पे थी नहीं, बहुत सारी हायरार्की थी अथॉरिटी की, एम्पायर होता था, किंग होता था, फिर लॉर्ड्स हुआ करते थे। तो ये था, कैपिटलिस्ट हैव कैपिटल एंड एंटरप्राइज बट लैंड एंड लेबर हैव अंडर द फ्यूडल। हाँ, तो जो कैपिटलिस्ट है उनके पास कैपिटल और एंटरप्राइज तो है, लेकिन जो लैंड और लेबर है वो किसके पास है, फ्यूडल लॉर्ड के पास है। तो एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, किसके किसके बीच, कैपिटलिस्ट के बीच और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच। तो कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट वर्कर्स को इंस्पायर करते हैं कि वह फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। तो
जब कैपिटलिस्ट, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की मांग की गई, तो ये काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन था, जिसमें कैपिटलिस्ट ने वर्कर्स को इंस्पायर किया कि रिपोर्ट किया जाए, किसके खिलाफ? फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ। तो स्लोगन ऑफ लिबर्टी अट्रैक्टेड सब, तो जो लिबर्टी का स्लोगन था वो सब को अट्रैक्ट करता है, कह रहे हमको लिबर्टी मिलने वाली है, मिल जाएगी। तो लिबर्टी ने, क्योंकि सर्फ एक बाउंडेड लेबर है तो उसको लिबर्टी अट्रैक्ट करेगी, और वो सब क्या चाहेगा? सब चाहेगा कि हमें किसी लॉर्ड्स के, मतलब लॉर्ड से ना, मतलब टाइट किया जाए, मतलब उससे ना बांध दिया जाए। तो सर्व क्या है? सर्व लॉर्ड से बंधे हुए हैं, लेकिन वर्कर्स क्या होंगे? तो वर्कर्स वेज लेबरर होंगे, और वो अपनी फैक्ट्री को चूज कर सकेंगे, क्योंकि सर्व्स हैं वो बाउंडेड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। चाह क्या रहे हैं कि फ्री फ्रॉम टाइट टू लॉर्ड, वो टाइट, मतलब जो लॉर्ड्स हैं उनके चंगुल से रिहा होना चाहते हैं, और तो उन सर्व, अब यही सर्व वर्कर्स बन जाएंगे जो कि वेज लेबर होंगे, और वो अपनी मर्जी के अनुसार फैक्ट्री को बदल सकेंगे या अपनी फैक्ट्री में काम कर सकेंगे। लिबर्टी क्या हो? कैपिटलिस्ट के लिए मेकिंग प्रॉफिट होगा, और वर्कर्स के लिए क्या लिबर्टी होगी? तो वर्कर्स के लिए लिबर्टी यही होगी कि वो मतलब किस फैक्ट्री में उनको काम करना है ना, वो चूज कर सकें। तो दो अलग मीनिंग है लिबर्टी। कैपिटलिस्ट के लिए लिबर्टी प्रॉफिट बनाने का उद्देश्य है, और जो वर्कर्स के लिए जो लिबर्टी का मतलब है वो चॉइस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कि वो अपने फैक्ट्री को चूज कर सकते हैं। फैक्ट्रीज आर जनरली इन टाउन, इट मीन्स कैपिटलिज्म हैज लेड टू अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि फैक्ट्रीज जो होती हैं जनरली कहाँ होती हैं? टाउन्स में होती हैं। कैपिटलिज्म ने इस प्रकार अर्बनाइजेशन की भी नींव रखी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इम्पोर्टेंट स्लोगन क्या था? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो लॉ के समक्ष हमको इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कि एवरी वन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ प्रिविलेज। तो लॉ के समक्ष हर व्यक्ति समान है, प्रिविलेजेस को एबॉलिश किया जाएगा यहाँ से, है ना। कैपिटलिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो विल रिक्वायर एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। अगर कैपिटलिज्म को आगे बढ़ना है तो उसको फ्यूडलिज्म का एंड करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि फेडरलिज्म, जो फ्यूडलिज्म है वो हेरिडिटी पे बेस्ड है, और जो हर जो सर्व होता है, जो ईच एंड एवरी सर्व होता है, वो अपने लॉर्ड से अटैच रहता है। और जो कैपिटलिज्म है वो एक वेज लेबर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और कैपिटलिज्म जो कि एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। तो डिफरेंस क्या हुआ कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म में? डिफरेंस क्या हुआ? तो फ्यूडलिज्म बर्थ पे बेस्ड है और कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच, तो फिर एक गारंटर भी तो चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, एक गारंटर की ज़रूरत होती है। गारंटर कौन बनेगा? स्टेट में आगे चल के। तो गारंटर इज द थर्ड पार्टी टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुनिश दोज हु डिसोबे द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू एग्रीड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा? एक ऐसी थर्ड पार्टी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएगी, और इनकेस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है तो उसे वो पनिश करेगी, और जो पार्टी जो पीड़ित होगी उसे कंपनसेशन दिलवाएगी। फॉर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट देयर हैज़ टू बी अ सर्टेनिटी ऑफ हु विल इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग रिक्वायर अथॉरिटी। अब चूंकि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाना है, अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उसको इन्फोर्स करवा सके, और जो जो उसको ओबे नहीं कर रहा है उसको पनिश कर सके और कंपनसेशन दिलवा सके। तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? एक सर्टेनिटी ऑफ अथॉरिटी चाहिए, है ना, जो कि लॉ को जो है इन्फोर्स कर सके। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी इन मिडिवल एज, और अथॉरिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि सिस्टम क्या था? मिडिवल एज में सिस्टम क्या था? तो मल्टीपल सेंटर लाइक पोप, एम्परर, किंग्स, लॉर्ड्स, ये सब एग्जिस्ट कर रहे थे। और इस समय तक आते आते जो एम्परर था वो केवल नाम मात्र का रह चुका था। एम्परर केवल नाम मात्र का था, किंग, और इनको जो है तो
किससे किससे प्रॉब्लम थी? इनको फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्च से प्रॉब्लम थी, किंग्स को, जो कि एम्परर के नीचे आते थे। किंग क्या चाहते थे? किंग वांट्स द अथॉरिटी ऑफ फ्यूडल एंड द चर्च शुड एंड। तो किंग क्या बचाए रहे थे? किंग ये चाह रहे थे कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स की और जो चर्च की अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाए। और एक किंग को फ्यूडल लॉर्ड्स और चर्च से प्रॉब्लम है, और कैपिटलिस्ट को भी प्रॉब्लम है। किससे? फ्यूडल लॉर्ड से, है ना। काहे 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 के मैटर में? लैंड और सर्फ्स के मैटर में, क्योंकि उन्हें चीप लेबर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सर्फ्स अटैच्ड हैं फ्यूडल लॉर्ड से, और लैंड भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि लैंड भी किसके अंडर आती है? कैपिटलिस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर आती है। तो दो लोग यहाँ पर मिलने की जुगाड़ में हैं। कौन कौन? किंग प्लस कैपिटलिस्ट क्लास। ये दोनों आपस में आगे चल के लायंस बनाएंगे, क्योंकि इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट ऑल्सो है प्रॉब्लम विद चर्च, और कैपिटलिस्ट को भी चर्च से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम क्रिश्चियन रिलीजन वर कैथोलिक्स, क्योंकि उस टाइम जो क्रिश्चियन रिलीजन थे वो कैथोलिक्स थे, है ना, इसलिए उनको भी प्रॉब्लम थी। इन क्रिश्चियनिटी देयर वर टू मेजर सेक्ट। तो इन क्रिश्चियनिटी, अब समझते हैं कि क्या मतलब ये है, इसका मतलब है। तो क्रिश्चियनिटी में दो मेजर सेक्ट्स हैं, एक कौन कौन से? एक कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो कैथोलिक्स जो इसमें क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स होते हैं उनमें प्रीस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ड्यू टू करप्ट वैल्यू ऑफ प्रीस्ट देयर वाज अ मूवमेंट फॉर रिफॉर्मेशन विच लीड टू द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट। अब चूंकि चर्च में बहुत सारा करप्शन था, तो क्या हुआ कि प्रीस्ट के खिलाफ एक काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाया जाता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। और ये जो है तो कैथोलिक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो देखते हैं इसमें प्रोटेस्टेंट में क्या होता है। प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं? हेल्ड दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो प्रोटेस्टेंट का मानना है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइन, यानी कि कंसाइंस है, मानी कि हम अपने मन में कुछ भी सोच, किसी भी गॉड को मान सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम किसी एक गॉड को माने। और प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीस्ट कौन होता है? हु क्लेम दैट ही इज इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन। तो प्रीस्ट कौन होता था? जो कि एक प्रीस्ट ऐसा व्यक्ति होता था जो क्लेम करता था कि मैं गॉड और मैन के बीच में एक इंटरमीडिएटरी हूँ। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स का मानना था कि फ्रीडम ऑफ कंसेंस है, तो प्रीस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। और ये मटेरियलिस्टिक नेचर इसका ज़्यादा था। ये ऑर्थोडॉक्स था और ये मटेरियलिस्टिक था। तो यूरोपियन पॉलिटिक्स में दो कॉलिशन उभर के आते हैं। कौन कौन से? पहला था किंग प्लस कैपिटलिस्ट, मतलब मनी। कैपिटलिस्ट कौन थे? मनी और मसल पावर थे, प्लस प्रोटेस्टेंट प्लस वर्कर्स। तो पहला जो कॉलिशन था उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें किंग, एक तो किंग हुआ जो कि फ्यूडल लॉर्ड से अग्रीव्ड था, और कैपिटलिस्ट भी फ्यूडल लॉर्ड और चर्च से अग्रीव्ड था। ये भी प्रोटेस्टेंट आते हैं, है ना, और वर्कर्स आते हैं एक ग्रुप में। और दूसरे ग्रुप में कौन कौन थे? तो इनके अपोजिट में होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, है ना। और ये जो है थोड़ा सा वीकर फोर्स की तरह नजर आने लगते हैं। इसके बाद पोप थी और चर्च था, तो दो कॉलिशन संभर कर आए। और क्या हुआ? इसमें विजय हुई। आफ्टर विक्ट्री ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस किंग नेशन स्टेट इमरजेंसी इन यूरोप। तो जब कैपिटलिस्ट और किंग की जो ये कॉलिशन था, पहला कॉलिशन था, पहला ग्रुप था, इसकी जब विजय हो जाती है तो यूरोप में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। तो हम पढ़ेंगे नेशन स्टेट क्या होता है। तो स्टेट जो होता है सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता है, और स्टेट को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के रूप में देखा जा सकता है। और जब यह पॉलिटिकल कम्युनिटी नेशन के आधार पर कंस्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है, तो ऐसे नेशन कहा जाता है, नेशन स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। स्टेट एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। और जब ये पॉलिटिकल कम्युनिटी नेशन के आधार पर बनाई जाती है, नेशन के आधार पर बनाई जाती है, तो जो कॉन्सेप्ट उभर कर आता है वो होता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट और नेशन स्टेट। तो एक नेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है वो लैटिन वर्ड
नाजी माने रेस, एथनिक ग्रुप, कल्चर, लैंग्वेज, है ना, काइंड ऑफ। नाजी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेस। तो रेस क्या होती है? एक एथनिक ग्रुप होती है, इसका एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, एक लैंग्वेज होती है। सो पीपल बिलोंगिंग टू वन एथनिसिटी फॉर्म नेशन। तो अगर कोई भी अगर एक व्यक्तियों का समूह एक एथनिसिटी से बिलोंग कर रहा है तो वो एक नेशन को बनाएगा। और एक जो पर्टिकुलर रेस होती है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का निर्माण करती है, और क्योंकि यह एक वे ऑफ लाइफ को सेव करती है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में जर्मन्स लोग रहते हैं, एक पर्टिकुलर वे ऑफ जर्मन्स की अलग वे ऑफ लाइफ होगी, फ्रेंच की अलग वे ऑफ लाइफ होगी, ब्रिटिशर्स की अलग वे ऑफ लाइफ होगी। तो ये द बेसिस ऑफ नेशन इन यूरोप इज लैंग्वेज। और यूरोप में जो नेशन का आधार है, बेसिस है, वो क्या है? लैंग्वेज। इन एम्पायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप आर लिविंग टुगेदर। तो एम्पायर में क्या होता है कि वेरियस एथनिसिटी के लोग आपस में रह रहे होते हैं, और एम्पायर हेट्रोजेनस होता है, मतलब इसमें बहुत प्रकार की एथनिसिटी रहती है। आउट ऑफ दिस एम्पायर कार्व्ड आउट स्मॉलर स्टेट एंड द बेसिस ऑफ दिस स्टेट इज एथनिसिटी और द बेसिस ऑफ नेशन इन द यूरोप इज लैंग्वेज। अब पूरा एक एम्पायर है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, तो क्या होगा कि जो पूरा एम्पायर है उससे एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इसको काट दिया जाएगा। क्यों, किस आधार पर काटा जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, या कि जर्मन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, है ना, नाजी एथनिसिटी की। यहाँ पर फ्रेंच एथनिसिटी के लोग रहते हैं, है ना। तो ये कार्व आउट कर लिए जाएंगे और एक नेशन बनेगा, और एक नेशन दिया जाएगा जो कि नेशन स्टेट हो जाएगा। पीपल बिलोंगिंग टू वन लिंग्विस्टिक ग्रुप और वन रेस, एथनिसिटी, रिलीजन वेयर वर सीन एज यूनिट ऑफ स्टेट। तो जो व्यक्ति किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, एक रेस से बिलोंग कर रहे थे, एक उनकी एथनिसिटी थी, एक रिलीजन था, तो वो एक यूनिट ऑफ स्टेट के रूप में उनको देखा जाने लगा। जब स्टेट हुड का जो बेसिस है नेशन बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है? नेशन स्टेट। जब स्टेट हुड का जब बेसिस क्या हो जाता है? नेशन हो जाता है, तो ये नेशन स्टेट बन जाता है ना। When people belonging to one linguistic group will form one administrative unit, this is called nation state। और जब एक ही लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करने वाले पीपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नेशन स्टेट कहा जाता है। नेशन स्टेट को किस आधार पर कंस्टिट्यूट किया जाता है? तो एथनिसिटी के आधार पर कंस्टिट्यूट किया जाता है। सेम कम्युनिटी, सेम एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं वो पीपल बिलोंगिंग टू सेम एथनिक ग्रुप, इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड दे कैन बी ग्रांटेड नेशन। और जो ऐसे लोगों का समूह जिनका एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है और उनको नेशनहुड की ग्रांट, उनको मतलब नेशनहुड दिया जा सकता है। ये हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं डिफरेंट टाइम्स की। तो इन एंशियंट टाइम सिटी स्टेट था, मिडिवल टाइम में एम्पायर का इमर्जेंस होता है। इसमें क्या हुआ? एम्पायर में क्या होता है? वेरियस नेशनैलिटी एक साथ रहती हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रोमन एम्पायर वीक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर थे, है ना। लोकल रूलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं और चर्च का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। मॉडर्न एज क्या होती है? तो मॉडर्न एज में कैपिटलिज्म का उदय होता है, और जो कैपिटलिज्म का उदय है वो फ्यूडलिज्म से लिंक्ड है ना। तो एक जगह पिछले हमने पढ़ा था मतलब पहले कि फ्यूडलिज्म, अगर इफ कैपिटलिज्म हैज़ टू राइज इट हैज़ टू डिस्ट्रॉय फ्यूडलिज्म। तो जो कैपिटलिज्म का इमर्जेंस है
वो फ्यूडलिज्म के डिस्ट्रक्शन से लिंक है। कैपिटलिस्ट प्लस किंग प्लस प्रोटेस्टेंट इनकी विक्ट्री हुई थी, जो फर्स्ट ग्रुप कॉलिशन बनाए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स प्लस कैथोलिक चर्च इनकी हार हुई थी। तो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते हैं, वो मिडिवल ऑर्डर्स पर फोकस करते हैं, और मिडिवल ऑर्डर डिसइंटीग्रेट एंड न्यू ऑर्डर केम। तो क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स की हार होती है, तो जो मिडिवल ऑर्डर है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और एक न्यू ऑर्डर का प्रादुर्भाव होता है। माने एंड ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर का एंड हो रहा है और नेशन स्टेट का जन्म हो रहा है। नेशन, अ रेस और एथनिक ग्रुप बिकेम द बेसिस फॉर नेशन, देन इट इज कॉल्ड नेशन स्टेट। जब कोई नेशन या रेस या एथनिक ग्रुप किसी स्टेट के फॉर्मेशन का बेसिस बन जाता है तो उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। स्टेट क्या करता है, स्टेट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है, और सॉवरेंटी स्टेट की एक महत्वपूर्ण फीचर है। In modern times, it was decided that on the set of people living on a particular territory, the ultimate power of a nation of a native prince means neither any external authority nor any emperor or church। तो ये सॉवरेंटी एसेंशियल फीचर है। इसका क्या मतलब है कि मॉडर्न टाइम में ये डिसाइड किया गया कि अगर किसी टेरिटरी में, किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में एक सेट ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो उन पे जो अल्टीमेट रूल करने का या उन पे जो अल्टीमेट पावर होगी किसकी होगी, नेटिव प्रिंस की होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी या एम्परर या कि चर्च उन पर कंट्रोल अब नहीं करेगा। तो यहाँ से सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट उभर के आता है। अगर किसी टेरिटरी में ना एक पर्टिकुलर पीपल रह रहे हैं, उस पर जो सॉवरेंटी का जो उस पर जो सॉवरेंटी होगी, जिस पे पावर होगी, किसकी होगी, एक गवर्नमेंट की होगी या कि एक नेटिव प्रिंस की होगी, ना कि एम्परर या कि चर्च की होगी। एक्सटर्नल अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं करेगी। और स्टेट के जो फीचर्स क्या क्या थे, तो टेरिटरी थी, पीपल थे और सॉवरेंटी थी। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनल अथॉरिटी बी इट फ्यूडल लॉर्ड्स और एनी अदर डोमेस्टिक चर्च प्रिवेल। हाँ, इंटरनल अथॉरिटी और एक्सटर्नल अथॉरिटी दोनों का कंट्रोल नहीं रहे। और इंटरनल अथॉरिटी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल फ्यूडल लॉर्ड हो गए, यानी कोई घरेलू चर्च हो गई, तो वो नहीं प्रिवेल करेगी। सॉवरेंटी या अल्टीमेट अथॉरिटी किसके साथ रहेगी, स्टेट के साथ रहेगी, मतलब चर्च के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो नेशन स्टेट एक सेकुलर स्टेट है, मतलब चर्च और स्टेट का सेपरेशन हो रहा है, और चर्च जो है तो कोई मेजर रोल या कि चर्च का स्टेट की वर्किंग में कोई बहुत ज़्यादा मेजर रोल या इंटरफेरेंस रह नहीं गया। तो जो डिफरेंट फिनोमिना है वेस्ट से रिलेटेड, वो क्या है मॉडर्न वेस्ट से रिलेटेड, तो कैपिटलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, मटेरियलिज्म है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म। ऑन द वेस्टर्न हिस्ट्री वन इम्पॉर्टेंट इवेंट वाज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो वेस्टर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इवेंट हुआ था वो वेस्टफेलिया ट्रीटी हुई थी, जिससे वेस्टफेलिया ट्रीटी से क्या हुआ था, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था उससे रिकॉग्निशन मिला था। अब मॉडर्न स्टेट कैसे कैपिटलिस्ट क्लास का इंस्ट्रूमेंट है ये देखते हैं। तो मॉडर्न स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट इज मॉडर्न नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट क्या है, मॉडर्न नेशन स्टेट। फेयर सॉवरेंटी लाइड विद द स्टेट और नॉट द चर्च। जहाँ पर सॉवरेंटी किसके साथ रहेगी, सॉवरेंटी रहेगी स्टेट के साथ, ना कि चर्च के साथ। अब मॉडर्न स्टेट इज ए टेरिटोरियल एंटिटी, और मॉडर्न स्टेट एक टेरिटोरियल एंटिटी है, और ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मिडिवल टाइम में क्या था, मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर थे। फॉर एग्जांपल एम्परर था, पोप हुआ करते थे, और मिडिवल यूरोप एक एम्पायर था, है ना। और ये जो है तो बहुत बड़ा बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहने लगे। लेकिन आउट ऑफ मिडिवल यूरोप मेनी नेशन आउट ऑफ मिडिवल यूरोप से क्या हुआ कि मेनी नेशन स्टेट वर कार्व्ड आउट एंड वर गिवन सॉवरेंटी, है ना। तो बहुत बड़ा रोमन एम्पायर था, तो उससे बहुत सारे जो है तो नेशन स्टेट को अलग किया गया और उन्हें सॉवरेंटी दी गई। मतलब
सॉवरेंटी एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेंटी आल्सो रिक्वायर डेफिनेट टेरिटरी। हाँ, तो सॉवरेंटी क्यों दी गई? क्योंकि अगर आपको सॉवरेंटी को एक्सरसाइज करना है तो आपके पास एक डेफिनेट टेरिटरी तो होनी चाहिए। दो टेरिटरी हैं तो आपके पास एक टेरिटरी तो होगी, यहाँ यहाँ हमारी सॉवरेंटी होगी, यहाँ यहाँ किसी दूसरे की होगी, तो आपके पास टेरिटरी तो होनी ही चाहिए ना। इंडिया एंड चाइना ए सिविलाइजेशनल स्टेट डज नॉट रिप्रेजेंट फिक्स बाउंड्री। अब चूंकि भारत और जो चाइना है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, तो सिविलाइजेशनल स्टेट के पास फिक्स टेरिटरी नहीं होती। तो सिविलाइजेशनल स्टेट और मॉडर्न नेशन स्टेट में क्या अंतर? तो प्लूरलिस्टिक एंड डाइवर्स एंड टेरिटरी वाज नॉट सिग्निफिकेंट फीचर। तो जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, प्लूरलिस्टिक होते हैं। भारत में कहते हैं बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं, डाइवर्स होते हैं बहुत प्रकार, और टेरिटरी उनका महत्वपूर्ण फीचर नहीं होता है। जो सिविलाइजेशनल स्टेट होते हैं उनके लिए टेरिटरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। इंडिया इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट एंड जावा सुमात्रा इंडो चाइना इन ईस्ट साउथ इन साउथ ईस्ट। तो जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जावा में, सुमात्रा में, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ ईस्ट में, तो ये क्या है? क्योंकि सिविलाइजेशनल स्टेट रहे हैं। सिविलाइजेशनल स्टेट मतलब प्लूरलिस्टिक, मतलब बहुत सारे एथनिसिटी के लोग यहाँ रहते हैं उससे, और टेरिटरी यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और नेशन स्टेट क्या होते हैं? नेशन स्टेट होते हैं होमोजेनस एंटिटी होते हैं और उनकी एक फिक्स टेरिटरी होती है। तो जब भारत में मॉडर्निटी आई, मतलब जब ब्रिटिशर्स जो है भारत में आए, तो उन्होंने भारत को एक मॉडर्न स्टेट के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की ना। भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट था, तो जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने भारत को एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। इसके पास दो फीचर होंगे, कौन कौन से? एक तो से एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होगी, और फिर उन्होंने क्या किया कि एक मतलब एरिया टेरिटरी को कार्व आउट करके फिक्स टेरिटरी बनाने की कोशिश करी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और एक फिक्स एरिया रखने की कोशिश की गई। इंडिया वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था, और उन्होंने तो है तो दो इंडिपेंडेंट स्टेट को कार्व आउट किया सब कॉन्टिनेंट में। कौन कौन से? इंडिया और पाकिस्तान। तो ये बाउंड्री क्या ये बाउंड्री क्या बता रही है कि जो दोनों गवर्नमेंट है उनकी जो बाउंड्री है या कि उनकी जो पावर है कहाँ तक बिलोंग करेगी, या कि जो उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट, वो कहाँ किस एरिया तक बिलोंग करेगी। तो जो टेरिटरी होती है, टेरिटरी इज वेरी सैक्रोसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो टेरिटरी एक बहुत ही सैक्रोसेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मॉडर्न नेशन स्टेट का, है ना। व्हाट इज लिंक बिटवीन टेरिटरी एंड स्टेट? तो स्टेट और टेरिटरी के बीच लिंक क्या है? तो कैपिटलिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड्स। तो अगर कैपिटलिज्म को ग्रो करना है, फ्लरिश करना है, तो उसको क्या चाहिए कि फॉरेन गुड्स से उसको प्रोटेक्शन मिले, तो बहुत सारे फॉरेन गुड्स ना आए भी तो विथ इंक्रीज्ड टैरिफ से आए, जिससे जो गुड्स हैं गुड्स से उनको फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्शन मिल सके। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या हो रहा था आखिर यहाँ। तो ये मिडिवल एज था जहाँ पर फ्यूडलिज्म था, एम्पायर थे, इंटरफेरेंस ऑफ चर्च का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में था, है ना, रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। और यहाँ से फिर ट्रांजिशन फेज स्टार्ट होता है, मतलब मिडिवल से मॉडर्न की ओर। तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं तो देखेंगे। 17वीं सेंचुरी में मॉडर्न एज आता है। तो मॉडर्न एज में क्या रहता है? टाउन्स इमर्ज होते हैं, रेनेसा मतलब रिवाइवल, तो रीजन का रीमर्जेंस होता है, जो एंशिएंट ग्रीक विजडम थी उसका रीमर्जेंस होता है, एनलाइटमेंट होता है, रिफॉर्म लेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म। तो जो रिफॉर्म होता है वो प्रोटेस्टेंटिज्म की ओर ले गया, कैथोलिक जो था उससे प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ बढ़े, जहाँ पर गॉड को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाने लगा, यहाँ पर प्रीस्ट को
इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। कहाँ? प्रोटेस्टेंटिज्म में। इससे क्या हुआ? कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। यहाँ हमने कहा था कि ये लॉट ऑफ डेवलपमेंट हुए, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए? तो एज ऑफ रीजन कहाँ थी? ग्रीस में थी, हमने बताया था। और मिडिवल एज में जो है तो एज ऑफ रीजन कोलैप्स हो गई या कि अंडर स्क्रिप्स हो गई, है ना। फिर रिलीजन यहाँ पर डोमिनेट करने लगा मिडिवल यूरोप में, और इस एज को क्या कहने जाने लगा? डार्क एज कहा जाने लगा, है ना। अब मॉडर्न एज क्या है? तो मॉडर्न एज में साइंटिफिक रिवोल्यूशन विच गिव पुश टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मॉडर्न एज में एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक पुश दिया। मॉडर्न एज में जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल वास्को डी गामा, कोलंबस, ये सब मतलब वेरियस जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। राइज ऑफ नेशन स्टेट आ गए। और जो सॉवरेन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सेकुलर स्टेट, जिसमें चर्च और स्टेट आपस में सेपरेट रहेंगे और चर्च स्टेट के काम में इंटरफियर नहीं करेगी, वो एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। यहाँ तक हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया। अब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं तो चूँकि मैकियावेली कंटेस्टेड हैं, दो कंटेस्टेड, हालांकि कंटेस्टेड हैं। देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु बिलीव दैट मैकियावेली इज़ द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। अब ये चूँकि ये कंटेस्टेड है, हालांकि ये कंटेस्टेड है, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि मैकियावेली फर्स्ट मॉडर्न थिंकर थे। तो मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहने का औचित्य क्या है? तो उनका कहने का औचित्य इसलिए है क्योंकि मैकियावेली एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न स्टेट के बारे में या नेशन स्टेट के बारे में बात की। तो मैकियावेली का ब्रीफ बैकग्राउंड, संक्षेप में उनका बैकग्राउंड समझते हैं। तो मैकियावेली फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे, और फ्लोरेंस क्या था? ये इटली की एक म्यूनसिपैलिटीज़ थी। तो मैकियावेली एज ऑफ ट्रांजिशन से बिलोंग कर रहे थे। एज ऑफ ट्रांजिशन मतलब जब मिडिवल एज यूरोप में ख़त्म होने की स्थिति में थी और मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही थी। रेनेसां के कारण क्या हुआ? तो यहाँ पर रेनेसां हुआ, और जो इसमें महत्वपूर्ण जो इसके फीचर्स थे मॉडर्न एज के, वो थे कि जो रिलीजन का स्थान, रिलीजन का जो स्थान है वो रीजन, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म ने फिर से ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें ग्रीक फिलॉसफी में रिप्रेजेंट थी। और अब रिलीजन को रीजन, रैशनलिज्म और ह्यूमनिज्म से रिप्लेस कर दिया गया। तो मतलब फिर से वही रिपीटेशन की एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम एंड स्टेटमेंट सूट मैकियावेली द मोस्ट। मैकियावेली को ये स्टेटमेंट बहुत सबसे ज़्यादा सूट करता है। और लास्की कहते हैं कि जो मैकियावेली हैं वो रेनेसां के ट्रू चाइल्ड हैं, मतलब असली जो रेनेसां के बच्चे हैं वो केवल मैकियावेली ही। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैकियावेली वर्क कैप्चर द स्पिरिट ऑफ हिज टाइम, है ना। तो मैकियावेली के जो वर्क हैं वो उनके टाइम की जो स्पिरिट है, जो उनके जो बैकग्राउंड में मैकियावेली के हो रहा था, उस चीज़ों को वो अपने वर्क में मैकियावेली ने पूरी तरह से उसको एज ना, मतलब मैकियावेली के जो वर्क है तो उनका वर्क में उनके जो बैकग्राउंड का इम्पैक्ट है, रेनेसां का इम्पैक्ट है। रेनेसां एंड ऑल एसोसिएटेड डेवलपमेंट, तो रेनेसां और उससे एसोसिएटेड डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे थे? एक तो रिफॉर्मेशन हुआ, है ना। रिलीजन वॉज रिप्लेस्ड बाई रीजन, राइज ऑफ नेशन स्टेट, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन शुरू हुई, कैपिटलिज्म और ह्यूमनिज्म, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो यही सारी चीज़ों के बारे में मैकियावेली भी बात करते हैं। तो एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द आइडियाज़ ऑफ मैकियावेली, यही सब सारी चीज़ें मैकियावेली के आइडियाज़ में रिफ्लेक्ट होती हैं। मैकियावेली फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे, जो कि इटली की एक प्रिंसिपालिटी थी, और इटली जो है तो रेनेसां की मतलब केंद्र बिंदु था। और इट इज़ वेरी नेचुरल दैट देयर वाज
एन इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां ऑन द थॉट्स ऑफ मैकियावेली। और यह बहुत, अब चूँकि इटली क्या था, इटली रेनेसां का एक महत्वपूर्ण सेंटर था, तो ये बहुत नेचुरल है कि मैकियावेली के थॉट्स में रेनेसां का इम्पैक्ट दिखे। और इसी समय जो इटली थी, है ना, तो इटली इस समय रेनेसां सीट ऑफ रेनेसां थी और सीट ऑफ रोमन चर्च भी थी सेम टाइम में। तो इससे क्या हुआ कि चर्च का पॉलिटिक्स में लगातार दखलंदाजी बढ़ रही थी, और जिसका परिणाम यह हुआ कि चर्च एक बहुत करप्ट इंस्टीट्यूशन बनकर उभरी। और जो है तो जो चर्च के देयर वाज इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑफ चर्च फादर ऑन पीपल, और जो चर्च के फादर तो करप्शन कर रहे थे उसका इम्पैक्ट पीपल पर भी पड़ रहा। पीपल पर कैसे पड़ रहा था कि इटली एक करप्ट सोसाइटी बनती जा रही थी। तो यहाँ पर वेयर एज अदर रिलीजन्स वर इमर्जिंग एज नेशन स्टेट, अदर रिलीजन्स वर इमर्जिंग एज नेशन स्टेट, इटली वाज फार फ्रॉम दैट गोल। और इसी समय जो अदर रीजन्स थे, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, ये सब नेशन स्टेट के रूप में उभर रहे थे, और इटली इन सब चीज़ों से बहुत दूर था इस समय। ऐसा कहा जाता है कि इटली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट वाज अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ। एक ऐसा हाउस था, एक ऐसा घर था जो जिसके सदस्य आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में था? फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में था। इटली को 5 प्रिंसिपलिटीज़ में डिवाइड किया गया था, और इसके कारण क्या हुआ कि इटली स्टेट हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट, इसके कारण क्या हुआ कि इटली जो है तो फॉरेन इन्वेजन के लिए वनरेबल हो गया, है ना। तो ये हुआ। अब आगे हम मैकियावेली के व्यू स्टेट क्राफ्ट में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैकियावेली के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो मैकियावेली ने दिए शुरू होंगे, तो इसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए लेक्चर सीरीज। थैंक यू।